+1 के अंदर बच्चों 11th क्लास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज हमारे माइंड में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो 11th क्लास के अंदर जिस चीज को हम स्टडी करेंगे, पहले उस सब्जेक्ट की रूपरेखा हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर एक बेसिक, छोटी छोटी बेसिक बात चीजों की। वो छोटी छोटी चीजें क्या है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इस फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में केवल जो काम की चीज है वो मैं आपको लिखाऊंगा। पूरी जो किताबों के अंदर रामायण भरी पड़ी है उसको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर फिनिश होने के बाद में ये हम सिलेबस की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ये आप नोट करते हो जाओगे बच्चों, बेसिक मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम देखेंगे। यानी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, टूल्स का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद में हमें पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेक्टर अलजेब्रा। यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होगी ना, वही वेक्टर अलजेब्रा। फिर हम आ जाएंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ, और हम आ जाएंगे अब यहाँ से फिजिक्स के वो हिस्से, वो भागों को पढ़ने के लिए जिसके अंदर हमें पूरे नेचर की स्टडी करनी है। किसकी? नेचर की स्टडी। क्या है वो? सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा मैकेनिक्स का। सबसे पहला पार्ट आपके फिजिक्स का कौन सा है? मैकेनिक्स, जिसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स के अंदर हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स। यस, काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्या होती है काइनेमेटिक्स? आपको डरने की जरूरत नहीं है, यह मैकेनिक्स वाला पार्ट कहलाता है। इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है पूरी की पूरी अपने आप में मैकेनिक्स। उसका कुछ कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे, बाकी पार्ट जो होता है बहुत हाई लेवल पे वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो आपको ये वाला पार्ट बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। आईआईटी एडवांस लेवल तक भी पढ़ा देंगे। नीट वाले बच्चे उनको नीट लेवल तक पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो इधर, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। इसके अंदर पढ़ेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन, यानी 1D। क्या बोलते हैं उसको? 1D, शॉर्टकट में बोलते हैं। 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन। फिर बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, 2D। 2 डायमेंशनल मोशन, 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे 3D भी होता है, 3D के भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। 1D 2D लिख दिया, इसका मतलब इसमें सारी चीज आ गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट, अप एंड डाउन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सब कुछ आ गया इसके अंदर। फिर एक सेपरेट पार्ट पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, सब आ गया, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑल्सो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने बोल दिया टफेस्ट है, तो मतलब जब तक नहीं पढ़ा तब तक टफ है। जब आपको धीरज सर पढ़ा देंगे तब आप बोलोगे कोई टफ नहीं है सर, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, वाह वाह क्या बात है। रोटेरी मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन, उसको बोला था रोटेरी मोशन। अब आप बोलोगे क्या सर, जवानी के अंदर बुढ़ापा आ गया, आपके सटिया गए, आप तो क्यों सटिया गए? सर्कुलर और रोटेरी तो एक ही तो चीज होती है। नहीं बच्चों, हमें लगता ऐसा है, सर्कुलर मोशन और रोटेरी मोशन एक ही चीज है। बेसिकली आपको डिफरेंस पता चलेगा जब हम ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे ना, तब आपको हम डिफरेंस बताएंगे कि रोटेशन का मतलब घूमते, तो सर्कुलर और रोटेशन दोनों का मतलब तो है घूमना, लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर क्या चीज स्टडी करेंगे और रोटेशनल मोशन के अंदर क्या चीज स्टडी करेंगे, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिख लो रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक चीज मैं आपको आज ही बता देता हूँ फर्स्ट क्लास में ही, कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों, कौन सा वाला पार्ट? ये जो दोनों पार्ट है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन,
है ना, इसमें इनर्शिया इनर्शिया है ना, वो सब कॉन्सेप्ट आएंगे। इस पोर्शन से जो आईआईटी के बच्चे हैं, नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं, है ना, जो फाइट कर रहे हैं आईआईटी और नीट को, यानी ड्रॉपर्स वाले बच्चे, मैं बोल सकता हूँ उनको क्या बोल सकते हैं, ड्रॉपर्स बैच वाले जो बच्चे होते हैं। ड्रॉपर्स बैच मतलब जिन्होंने 11th भी पढ़ ली, 12th भी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया। अब फर्स्ट चांस तो 12th के साथ में मिलेगा आपको, फिर मान लो कि अपनी रैंक कुछ ऊपर नीचे होती है तो फिर एक बार और अपन बाद में दे लेते हैं ड्रॉप करके, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चे कहलाते हैं। तो ये बच्चे भी जब हम लोग इनको पढ़ाते हैं तो ये बच्चों का भी एक ही डाउट होता है कि प्लीज सर सर्कुलर मोशन और रोटरी मोशन को आप सॉलिड करवा दो, क्योंकि बेसिकली रोटरी मोशन से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं, 100% फैक्ट है, 2 क्वेश्चन है ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन वैरायटी फिक्स है, वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो रोटरी मोशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे नीट लेवल का एग्जाम हो चाहे आईआईटी लेवल का एग्जाम हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस समय हमारा ये मोशन स्टार्ट होगा, ये मोशन तो अभी कम से कम 1.5-2 महीने बाद होगा, लेकिन जब भी ये स्टार्ट होगा तो एकदम आपको प्रॉपर तरीके से, सॉलिड तरीके से इसको स्टडी करना है, सॉलिड तरीके से। बेसिकली इसलिए बच्चे इससे डरते हैं कि रोटरी मोशन के अंदर पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड इन रोटरी मोशन। अब देखो, जब ये मैकेनिक्स का पार्ट हम स्टडी कर लेंगे, इसी के अंदर और भी हम आगे स्टडी करेंगे, है ना, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एलएम, एनएलएम बोलते हैं शॉर्टकट में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, एनएलएम, है ना, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक्स बड़ी इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं बताऊं जैसे आप करते जाना, देखना सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, डरना नहीं है। पर ये कब सॉल्व होगी, उससे पहले आपका बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम समझते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है इसका, ग्रेविटेशन। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन हम इसको थोड़ा डीप डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। हम इसके बाद में पढ़ेंगे एक और छोटा सा पार्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, पूरा लिखेंगे आप सिलेबस, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये दोनों चैप्टर ऐसे जो ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, बस ये मैकेनिक्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे पर हम इनको, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इनसे रिलेटेड, ठीक है। ये जब क्लियर हो जाएगा तब हमारा ये मान के चलिए ये मैकेनिक्स तक आपकी एक बुक हो जाती है पूरी, फिजिक्स का आधा सिलेबस, 50% सिलेबस हो गया। फिर सेकंड बुक के अंदर ग्रेविटेशन, वर्क पावर, एनर्जी, ये स्टडी करेंगे। फिर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक सेपरेट सेक्शन, उस सेक्शन का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैटर यानी सॉलिड, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। सॉलिड एंड फ्लूइड नाम से जो आपके चैप्टर है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। आप बोलोगे सर गैसेस के बारे में, गैस का पूरा चैप्टर आएगा अभी, ये सेक्शन पूरा एक सेपरेट सेक्शन है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे थर्मल फिजिक्स को। कौन सी फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के अंदर भी सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे बेसिक थर्मल प्रॉपर्टीज, बेसिक थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये बेसिक थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा पार्ट होता है। वैसे तो सारा ही सिलेबस अच्छा है, बाकी जिन पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा फोकस करना वो है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है, सारे एक से बढ़कर एक रोमांटिक टॉपिक है, आनंद ही आनंद आएगा देखना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओहो सर क्या बात है, गैसेस के बारे में बात करेंगे हम, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिनको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा मानव जीवन धन्य हो गया, हमने मानव जीवन के अंदर जन्म लेके अपने आप को धन्य कर लिया, क्योंकि हम सारी नेचर को स्टडी कर रहे हैं ना बच्चों। नेचर ही तो है हमारे चारों तरफ, और है क्या, उसी को हम समझ रहे हैं,
अपनी जिंदगी के अंदर हमने बहुत चीजें समझी जो और लोग नहीं कर रहे, हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं और लोगों की बुराई नहीं कर रहा, और लोग भी जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो काम करते हैं, बट हम वो स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट, हमें दिमाग लगाना है, हमें सोचना है, हमें दुनिया बनानी है, ठीक है ना। दुनिया बनी नहीं है, हम सोचते दुनिया बन गई, दुनिया नहीं बनी, अभी दुनिया बनना बहुत बाकी है। देखो ना, दुनिया तो नष्ट हो रही है, कोरोना वायरस एक छोटे से वायरस ने खत्म कर दिया, तो कौन इसका इलाज निकालेगा? इंसान निकालेंगे। किससे निकालेंगे? साइंस से निकालेंगे। वेरी गुड। अब आगे बचो। ये पार्ट पढ़ने के बाद में लास्ट सेक्शन होता है हमारे सिलेबस का, वो है वेव्स। वेव्स हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। यहाँ पे जाके आपके +1 का सिलेबस खत्म होगा, और जितना सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। इसलिए मैंने सबसे पहले सिलेबस बताता हूँ बच्चों को। हमारा क्या है? फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। 11th और 12th क्लास में जो फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाएगी, उस सिलेबस के बारे में छोटा डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है ना। अब 12th की बातें और अभी इस चैप्टर में कर लेंगे, क्या सिलेबस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड। तो आपको ये नोट करना जरूरी था बच्चों ना, इसलिए नोट नहीं कराया कि अपन कोई टाइम पास करेंगे, नहीं, हमें ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं, किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको बच्चे को ले आओ, क्या हुआ? गोदी 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 ले लो, गोदी ले लो। चलो बच्चों, अभी मेरा क्या है, छोटा सा बेबी है बच्चों, है ना, तो थोड़ा कभी कभी रोता है, उसको खिलाओ, उसको टॉयज दे दो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो आप एकदम फ्रेश हेडिंग डालेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। क्या हेडिंग डालोगे? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हमें समझना है। फालतू रामायण, फालतू चीजें हम नहीं लिखाएंगे, और ना ही आपको लिखनी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स अब आप पढ़ने जाओगे सब्जेक्ट, तो आप उसके अंदर सब चीज पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूं सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। देखो, फिजिकल वर्ल्ड नाम से ही आपको क्लियर है, फिजिकल वर्ल्ड यानी इस वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन सब के बारे में जो सोचा जाता है, जो समझा जाता है, ठीक है ना। ऐसे मत समझना कि सर को इंग्लिश आती नहीं, हिंदी में लिख रहे हैं। हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि आपको केवल समझाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। आपके माइंड में सेट होनी चाहिए बातें, बस। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर देखो हम क्या समझ रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वर्ल्ड मतलब पूरा संसार जो भगवान ने बनाया है, पूरे संसार के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को जब हम सोचते हैं, उन एक्टिविटीज को जब हम समझने लग जाते हैं, तब हम कौन, हम मतलब इंसान लोग, हम ह्यूमंस, इंसान क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को सोचते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद अपने खुद के दिमाग से कंसेप्ट्स जनरेट करते हैं। सुनो ना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें। ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये एक्टिविटी नेचर कर रही है, ठीक है ना। भगवान ने जो भी नेचर बनाया है, ठीक है ना, वो कर रही है। जैसे पानी का बहाव, पानी जो वाटर फ्लो होता है, हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कभी आपने ऐसा देखा है नदियों से पानी बहता हुआ हिल्स पे चल जाए, रिवर्स से वाटर फ्लो करता हुआ हिल्स पे चढ़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिल्स से, ग्लेशियर से वाटर का फ्लो होता है नीचे नदियों तक, रिवर्स तक, फिर वो पानी आगे बहता हुआ समुद्र में जाके मिलता है। आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब ओशियन में वो पानी आकर के मिलता है, फिर अगेन नेचर का फिनोमिना होता है कि यहाँ पे सूर्य देवता होते हैं, सन भगवान होते हैं, ठीक है ना। ये सन भगवान क्या करते हैं, बहुत सारी रेज जनरेट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिक, देखो सब कुछ कुदरती हो रहा है।
टेम्परेचर इंक्रीज करते, जो सी लेवल के ऊपर की जो लेयर होती है, वो लेयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो लेयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, वापस ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म बनाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म बना के वापस हिल्स के ऊपर बरसात होती है, बारिश होती है, और वहां से पानी वापस बहता हुआ नदियों के थ्रू समुद्र में आके मिलता है। मतलब ये देखो आप साइकिल देखो, भगवान का देखो मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। भगवान जो है गॉड है, एकदम गुड मैनेजर है वो, उसका मैनेजमेंट जो है ना नेचर को लेकर बड़ा शानदार है। 1% भी ऊंचा नीचा नहीं होता। आप स्टडी कर लेना नेचर को, देखना आप आगे रिसर्च फील्ड में जाओगे तो आप शॉक्ड होगे चीजों को देख के। भगवान ने जो चीजें बनाई एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाई। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो हमने क्या देखा, कुछ एक्टिविटीज हो रही है। क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है ना, एक्टिविटीज हो रही है कहाँ पे, नेचर में। इस नेचर में जो एक्टिविटीज हो रही है उनको जो ह्यूमंस हैं, इंसान है, ठीक है ना, इंसान लोग क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, यानी उनको जानने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, है ना, उनके अंदर उत्सुकता है जानने की। उन्होंने जाना, जानने के बाद उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप किए। वो कॉन्सेप्ट्स पहले कैसे बिल्टअप होंगे, थियोरेटिकल बिल्टअप होंगे। कैसे होंगे, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप करेंगे कौन, इंसान, तब जाके एक आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर अब इस एक्सपेरिमेंट के दो कंक्लूजन होंगे, या तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ में हमें या तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नेगेटिव, मतलब हम पास होते हैं या फेल होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जबरदस्ती इंसान डरता रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो ये सब नेचर का ही खेल है। अगर रिजल्ट, अब यहां से हमारे काम की बातें शुरू होती है, सुनो बच्चों, अगर रिजल्ट हमारा सक्सेस चल गया, यानी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हमारी थ्योरी से मैच होने लग गई, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारी थ्योरी से मैच होने लग गई, और वो थ्योरी हमने कहां से सीखी, किसको देख करके जाना, नेचर की स्टडी को देख के जाना, तब वो चीज कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, साइंस के अंदर। यानी कि हमने क्या कर दिया, जब एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस हो गया तो एक डिस्कवरी हो गई, एक नई चीज की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। यही डिस्कवरी हमारी क्या कहलाती है, साइंस। और इसी को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड नाम के चैप्टर के अंदर। इस फिजिकल वर्ल्ड नाम के चैप्टर के अंदर यही बात बताई गई है कि बेसिकली साइंस क्या है। अब किताबें खोल के देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी रामायण भरी पड़ी है, और है ना डेफिनेशन ही डेफिनेशन दी गई है। वो रामायण हमें नहीं सीखनी, हमारा मेन मुद्दा है ये रियल में होता कैसा है। नेचर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारी एक्टिविटीज इंसान लोग सोचते हैं, समझते हैं। ये सोचना समझना जो है, सोचना और समझना, ठीक है ना, इसी 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 शब्द से, इसी वर्ड से इस साइंस नाम का जन्म हुआ, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये साइंस होता क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी फिजिकल वर्ल्ड में क्या चीज बताई गई है। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इंसानों के सोचने समझने की बातों को कहा गया है। वो जब सोच लेता है, समझ लेता है, एक्सपेरिमेंटली वो बात प्रूफ हो जाती है, तो वो हो जाती है साइंस। क्या हो जाती है, साइंस। हमारे पास एक डाटा मिलता है जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थ्योरी से मैच कर रहा है, और वो थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, जितने भी नेचर के अंदर फिनोमिनाज हो रहे हैं। अब कौन से फिनोमिना सर, कुछ बातें तो बताओ। फिनोमिना का मतलब, जैसे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, ठीक है ना, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ठीक है ना, पूरा सोलर सिस्टम एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ऐसा कभी थोड़ा ना होता है कि अर्थ घूमता घूमता सन के पास आ जाए, या घूमता घूमता बहुत दूर प्लूटो से भी दूर चला जाए, ऐसा नहीं होता। एकदम प्रॉपर सीक्वेंस है। ये सब सीक्वेंस कहां से जनरेट हुआ, साइंस से जनरेट हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन और एनी डाउट? स्टूडेंट्स क्लियर है सारी बातें आपको? ओके बच्चा। अब यस सर। वेरी गुड बच्चा। अब यहीं से हमारा लिखने का काम शुरू होता है। तो आप लिखिए, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करा देता हूं। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। आप चाहो तो साइंस हेडिंग डाल के, है ना, ये चीजें हमें लिखनी है, जो काम की है वो लिखनी है। फालतू चीजें मैं नहीं लिखाऊंगा। आपसे अगर पूछे कि बच्चा बताओ, मान लो आपका कोई एक्सटर्नल आया, उस एक्सटर्नल आपसे सिंपल सी बात पूछी कि बेटा आप साइंस के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ साइंस क्या है, बेसिकली साइंस का मतलब क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड। तो आप जैसा लिख रहा हूँ वैसा लिखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है बेसिकली।
साइंस की जो ओरिजिन है, ठीक है ना, इसकी जो उत्पत्ति हुई, ओरिजिन जहां से हुई, साइंस की उत्पत्ति हुई है एक लैटिन वर्ड से। कहां से हुई है बच्चों? लिंक जैसे ही आपका मान लो टाइम जब ओवर हो जाए तो ऑटोमेटिक सेम लिंक के ऊपर आपको अपडेट कर लेना है, जो अभी लास्ट में जो जिस लिंक पे आप पढ़ रहे हो उसी पे आपस ऑन कर लेना, तो क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑन कर लेना। तो अभी सुनो, साइंस की ओरिजिन कहां से हुई? साइंस की ओरिजिन हुई है एक लैटिन वर्ड से। साइंस की ओरिजिन कहां से हुई है? एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड, ठीक है। वो लैटिन वर्ड क्या था? वो लैटिन वर्ड था साइंटिया। क्या था? SCIENTIA, साइंटिया। ठीक है, साइंटिया। इस साइंटिया वर्ड का जो मीनिंग था, इस साइंटिया वर्ड का मीनिंग है टू नो। इसका मतलब क्या है? टू नो, जानना। ठीक है ना, इसी वर्ड से हमारा क्या बना? साइंस बना। क्या बना? साइंस बना। ये साइंस है साहब, जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है साइंटिया। ठीक है, आप अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर ये वर्ड आप टाइप करोगे साइंटिया, ठीक है ना, तो मेरे एक स्टूडेंट का आपको चैनल मिलेगा। ठीक है, उसका नाम है यश। क्या नाम है? यश। ये जोधपुर से है। कहाँ से है? जोधपुर से। मेरा जो लास्ट वर्किंग था वो जोधपुरी था। ये यश नाम का बच्चा है। ये बच्चा आगे स्पेस वगैरह में रिसर्च के लिए जाना चाहता है ना। इस बच्चे को मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया था, रॉकेट propulsion का, रॉकेट लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था इस बच्चे को, है ना। फर्स्ट प्राइज लिया था इसने अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, इसका एक चैनल है साइंटिया। ये इतना अप्रिसिएट है इस वर्ड से कि इसने अपने चैनल का नाम ही साइंटिया रखा हुआ है। ठीक है ना, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता है। मैं ये नहीं कहता आप इसको फॉलो करना, मैं बस ये बता रहा हूँ इस बच्चे की क्यूरियोसिटी के बारे में। ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत चीजें समझता है। उन आप लोगों में से भी बहुत ऐसे एक्टिव बच्चे होंगे, जब हम रूबरू मिलेंगे एक दूसरे से कभी ना कभी, है ना, कभी आपको इंस्टीट्यूट वगैरह आने का मौका मिलेगा, कोई डाउट्स हो तो आप आ सकते हो। अच्छा सुनो बच्चों, कभी भी कोई भी डाउट्स हो आपको किसी भी तरीके से सब्जेक्ट के अंदर, आप बेझिझक होके मुझे फोन करके, मुझे मैसेज करके ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आराम से ऑफलाइन मेरे से डाउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी मनाही नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने समझा। अब देखो हमारा जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत के अंदर इस वर्ड का मतलब होता है विज्ञान। क्या है इसका मतलब? विज्ञान। ठीक है, तो आप लिखेंगे संस्कृत के अंदर इस वर्ड का मतलब है विज्ञान, जिसका मतलब भी क्या होता है? जिसका मतलब होता है नॉलेज। KNOWLEDGE, नॉलेज। तो इस साइंस के दो मीनिंग है। ये साइंस वर्ड जो आया वो लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है टू नो, और हमारे संस्कृत के अंदर इसका मतलब है विज्ञान, जिसका मतलब होता है जानना। ये साइंस है। ठीक है ना, यानी किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता रखना, वही हमारे लिए साइंस है। ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स की ही बातें करो, आप जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हो, यानी कि वो साइंस है। ठीक है ना, जिस समय आप उसकी अच्छी से डिस्कवरी कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? एक नया ब्रांच बन जाता है साइंस का, एक नया सेक्शन बन जाता है साइंस का। इसी तरीके से अभी हम देखेंगे फिजिक्स को भी बहुत सारी ब्रांचेस में बांटा है। अब देखो, तो फिर सर फिजिक्स क्या है? अब हेडिंग डालो फिजिक्स। ये तो साइंस के बारे में जानकारी दी हमने। बेसिकली फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है किससे? स्टडी ऑफ नेचर से। किससे? स्टडी ऑफ नेचर से। ठीक है, अब जैसे साइंस की हम बात करें तो साइंस के अंदर, साइंस का मतलब है जानना। अब ये तो कोई भी पार्ट हो सकता है ना पूरे वर्ल्ड का। आप अगर मान लो इंटरेस्टेड हो जूलॉजी में तो वो जूलॉजी वाली साइंस बन गई। आप बॉटनी में हो तो बॉटनी वाली साइंस बन गई। आप कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट रखते हो, मैथमेटिक्स वाला पार्ट बन गया। ये भी फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है, आप कंफ्यूज मत होना। मैथमेटिक्स भी, यस। आप नेचर की स्टडी करते हो तो वो फिजिक्स का पार्ट बन गया। आपको जियोग्राफी की स्टडी करनी है, जियोग्राफी के बारे में जानना है तो वो जियोग्राफी का सब्जेक्ट बन गया। हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सब फिजिकल वर्ल्ड से धीरे धीरे निकले हैं, सब्जेक्ट बनते हुए गए इंटरेस्ट ऑफ फील्ड की वजह से। तो ऐसे ही हमारा एक सब्जेक्ट बना फिजिक्स। ये क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या डील करती है? क्या डील करती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर।
स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी से, नेचर की स्टडी से जो भी हम कॉन्सेप्ट्स जनरेट करते हैं उस सबको हमने एक ब्रांच बना दी साइंस की और उसको बोल दिया फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर रख देते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? जैसे हम बात Yes, कर sir. रहे हैं, वेरी गुड, एग्जाम्पल्स लिखो। जैसे हम बात करते हैं किसी भी मैटर के बारे में, मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है। अब इस मैटर के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सर इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इसका स्ट्रेस कितना है, इस पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना होगा, इसका मोशन कितना होगा, इसको इतनी वेलोसिटी से फेंकू तो इसका एक्सलेशन कितना जनरेट होगा, इसमें इतना एक्सलेशन है तो कितनी स्पीड ट्रेवल करेगा, इसको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में इतनी स्पीड से भेजे तो कितना टाइम लगेगा। मतलब जो भी स्टडी वो सारी किसमें आ गई, मैटर वर्ड लिख दिया, मतलब सब कुछ आ गया। हम बेसिकली किन को इंक्लूड करते हैं? मैटर को इंक्लूड करते हैं, एनर्जी को इंक्लूड करते हैं और रेडिएशंस को इंक्लूड करते हैं। इससे मिलकर ही हमारा यूनिवर्स बना है। ठीक है, आपने इन 3 वर्ड में एक चीज नोटिस करी होगी मेरी, बहुत मेहनत से सोच समझ के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये जो वर्ड लिखे हुए ना इसका मतलब पूरा यूनिवर्स आ गया। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ और लॉजिकल। तो फिजिक्स है ना बेसिकली बच्चों, ये फिजिक्स को देखो, गवर्नमेंट लोग है ना, गवर्नमेंट के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दिमागदार लोग होते हैं। उन्होंने हर सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, वो पागल नहीं है। जैसे 8th 9th में आपने छोटा छोटा पार्ट पढ़ा होगा हर सब्जेक्ट का, फिर अब स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हो आप पर्टिकुलर, है ना, स्ट्रीम के अंदर। तो उन्होंने देखो 11th क्लास में कुछ पार्ट डिवाइड किया फिजिक्स का, कुछ 12th में किया। ऐसे फिजिक्स नहीं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, आईआईटी करोगे, नीट में जाओगे, तो जो भी आप पर्सनल आपके करियर जो भी बनाना चाहते हो उसमें जाओगे, तो फिर उसमें आगे और डीप में पढ़ोगे। तो आप देखो 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस को अगर ध्यान से अगर आप देखते हो, जितना भी अभी 11th क्लास का सिलेबस लिखा है उसके अंदर क्या चीजें थी। देखो हमारा जो यूनिवर्स होता है ना बेसिकली बच्चों, यूनिवर्स बेसिकली 3 ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, इनके अलावा चौथी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब आप एलियन वेलियन का नाम मत ले लेना का सर एलियंस भी होते हैं, उनपे जिस समय हमारे पास प्रूव्ड कोई भी बात आ जाएगी तब हम बात करेंगे। देखो पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना है, एनर्जी से मिलकर बना है और रेडिएशन से मिलकर बना है। एक चीज समझो इसको, है ना, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि जितना मुझे आता है वो सब आप तक डिलीवर करूं। अगर आपसे पूछे बेटा यूनिवर्स जो है, बेसिकली यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में ऐसी क्या क्या चीजें जिसको आप समझते हो, तो आप बोलोगे कि सर बेसिकली यूनिवर्स कुछ नहीं है। यूनिवर्स सिंपल सी बात है, इट इज मेड बाय मैटर, एनर्जी एंड रेडिएशंस। इसके अलावा चौथी चीज कुछ नहीं है। अब आप अगर देखोगे, अगर आपने अगर नोटिस किया होगा तो अभी जो +1 का सिलेबस लिखा है जिसमें काइनेमेटिक्स लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स लिखा है ना, वेव्स लिखा है, ये सब क्या है, ये सब मैटर्स है। ठीक है ना, हम सारे मैटर्स के अंदर ये जो फिनोमिना जनरेट हो रहे हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, वेलोसिटी कितनी है का क्या मतलब, आप ये बोलो कि वेलोसिटी कितनी किसकी, तो मैं बोलूंगा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है उसको आपने फेंका, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वो आपको डाटा दिया जाएगा पूरा। उस डाटा के हिसाब से आप इन फिजिकल क्वांटिटीज को सॉल्व करोगे, इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट्स निकालोगे। तो आपने बात किसकी करी, मैटर की करी। ठीक है, तो ये देखो मैटर है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा बताओ एक रस्सी है, एक थ्रेड है, उस थ्रेड के अंदर कितनी वेव जनरेट हुई, उसकी वेव की स्पीड क्या है, वेव की स्पीड क्या है। ठीक है ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो आपने बात करी किसकी, वेव की। ये वेव की जब बात करी तो आपने वेव किसके अंदर जनरेट कराई, स्ट्रिंग के अंदर जनरेट कराई। तो आपने किसकी बात की, स्ट्रिंग की। ये भी क्या है, मैटर है। वेरी गुड, कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। ये नोट कर लो बच्चों, टाइम ओवर होते ही रीज्वाइन कर लेना अगेन। अब देखो बच्चों आगे, अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ेंगे, एक बॉडी हॉट है, एक बॉडी कोल्ड है, बताओ इनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है ना, अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर दे दूंगा मैं आपको, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर दे दूंगा, तो आप उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे। किसके ऊपर टेम्परेचर जनरेट हुआ, बॉडी के ऊपर, मैटर है। तो यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट ने जो +1 का सिलेबस दिया है वो ऐसे तुक्के में नहीं दिया, बहुत सोच समझ के दिया है। हम पूरा का पूरा सिलेबस वो पढ़ेंगे जो मैटर से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसके अंदर हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना चाह रहे हैं
वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट हो रही है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख पा रहे हैं, उनको हम देख पा रहे हैं, उनको हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है ना, टच कर पा रहे हैं। ये आप नोटिस करना, हम मतलब